हेलो, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। आप सबकी स्वागत है अध्ययन क्लास में। आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें पार्ट 1 में मैंने जिक्र कर दिया था क्या चीज प्रमुख अनुच्छेद और भाग के बारे में जिक्र किया था। भाग 3 तक मैंने यानी मौलिक अधिकार तक मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया। अगर कोई बच्चा उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज यानी कि उसी से संबंधित जो टेस्ट होता है वो अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हर एक दिन शाम 8 बजे यानी कि उसका टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर अपनी बुद्धिमत्ता को चेक कीजिएगा कि मैंने कितना पढ़ा, कितना सीखा और मेरी परफॉर्मेंस क्या है, इसके बारे में वहां पर आपको अनुभव हो जाएगी। तो आज की क्लास को शुरू करता हूं, ज्यादा बकवास ना करते हुए वही कोटेशन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमें मंजिल की औकात दिखाना, जितना भी मेहनत हो सकता है उतना मेहनत कर सकते हैं। और उसके बाद आपको भी उतना ही एफर्ट लगाना है मेरे साथ। जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही आप कामयाब होते जाओगे। मंजिल को अगर आसान बनाना है तो आपको एफर्ट लगाना ही होगा। अगर नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास का चर्चा क्या है, भाग 4 और भाग 4A, और उसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मालूम हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करता हूं और लाइक करना नहीं भूलिएगा। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं भाग 3 तक मैंने चर्चा कर दिया था। आज हमारा बारी है भाग 4। भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 में जो अनुच्छेद आते हैं बाबू, वो भाग 4 में अनुच्छेद की संख्या है क्या चीज 36 से लेकर 51 तक भाग 4 जिक्र करता है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में शामिल है। इसी में आपको DPSP मिलेगी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। भाग 3 तक मैंने चर्चा कर दिया था, मौलिक अधिकार तक चर्चा मैंने कर दिया था। उस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर कहीं पर तकलीफ होती है, दिक्कत होता है, तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। और सभी दोस्तों के साथ जितना भी ग्रुप आप चलाते हो उस सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह ऐसी क्लास है जो सभी बच्चों के लिए उपयोगी माना जाएगा। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता हो, इस स्टेट एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करता हो, अगर उसके सिलेबस में अगर स्टैटिक जीके है तो ये चीज आएगी तो आएगी। तो सबसे पहले भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। भाग 3 तक मैंने चर्चा अच्छी तरीके से कर दिया था, और इसमें जो प्रमुख अनुच्छेद है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आप लोग लिखते ही जाइएगा। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या बताता है? अनुच्छेद 37 बोलता है, अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है, 37 में लिखी हुई है DPSP के बारे में। और DPSP के बारे में लिखी हुई है, DPSP अपरिवर्तनीय होगा। यानी राज्य, DPSP सीधा यही बोलता है कि राज्य अपने अनुसार इसे लागू कर सकता है, ये परिवर्तनीय नहीं है। ये आप मान सकते हो ना मान सकते हो, ये राज्य के ऊपर डिपेंड है। DPSP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, हिंदी भी लिख देता हूं, नीति निर्देशक तत्व। हिंदी याद रखना, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। सबसे पहली अनुच्छेद कौन सी हो गई? तो अनुच्छेद हो गया 37। 37 क्या बोलता है? डीपीएसपी के बारे में। और इसी में बोला गया है क्या थी कि यह अपरिवर्तनीय होगा, अपरिवर्तनीय होगा, ये परिवर्तनीय नहीं होगा, अपरिवर्तनीय होगा। ये डीपीएसपी बोलता है राज्य अपने अनुसार इसे लागू कर सकता है, इसमें बाध्य नहीं है लागू करना, राज्य अपने अनुसार लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 37 के बारे में बताया डीपीएसपी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह डीपीएसपी से कौन प्रभावित थे? डीपीएसपी से कौन प्रभावित थे? तो ये याद रखना कि डीपीएसपी से हमारे बापू प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? तो याद रखना कि डीपीएसपी से महात्मा गांधी प्रभावित थे। कौन थे प्रभावित? महात्मा गांधी प्रभावित थे। कौन थे प्रभावित? महात्मा गांधी प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? तो वो डीपीएसपी से प्रभावित थे। याद रखना, डीपीएसपी से प्रभावित कौन थे? महात्मा गांधी। एक और पॉइंट, जब इतना जिक्र कर ही दिया हूं तो एक और बिंदु लिख देते हैं, वो है क्या चीज कि अब डीपीएसपी कहां से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भी प्रश्न याद रखना, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? कौन सी अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद हो गया 37। भाग पूछे तो भाग हो गया 4 डीपीएसपी के बारे में, नीति निर्देशक तत्व। अब है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 से लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 38 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, इसका उल्लेख भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 38। 38 में लिखा हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में यानी भाग 4 में है। भाग 4 में तो लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में, 38 में। अब है 39A। 39A समझ में आया? ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं कल ही बता दिया था। 39A निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि 39A, अब ए लिखा हुआ है यानी कि यह संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इसमें लिखा हुआ है 39A में निशुल्क, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है 39A। 39A, 39A में है निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 39A में। तो 39A हो गया निशुल्क विधिक सहायता। अब है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 39 नहीं 40। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है क्या चीज
ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 के बाद है अनुच्छेद 44। आप जानते होंगे, इसके बारे में मैंने जिक्र कर चुका हूं, आपको टेलीग्राम चैनल पर नोटिस भी दिया था कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन चुका है जो विधानसभा से सबसे पहले पारित करने वाला, इसका नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे पहला बिल पारित करने वाला कौन है? उत्तराखंड, जिन्होंने पारित किया था। लाने वाला सबसे पहले कौन था? तो वो था गोवा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और ये क्या होती है, ये नहीं, क्या नहीं होता है, मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 44 बोलता है समान नागरिक संहिता। लिख रहे हो ना? देखो, ये सब चीज को छोड़िएगा मत, मेरी बात पर भरोसा करो बाबू, लिखना भूलना मत, याद करना है सबसे पहली बात। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। आप अगर नहीं लिखते हो तो आप अपनी गलती से अति कर रहे हो, जो बाद में बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। आपको लिखना है समान नागरिक संहिता। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कोड, यूसीसी का सबसे पहले पारित करने वाला राज्य उत्तराखंड और सबसे पहले लाने वाला कौन था? वो था गोवा। याद रखना, ये बात भूलना मत, ये बात के बारे में भूलिएगा मत। मैं इसके जिक्र कर चुका हूं। अगर इस तभी तकलीफ है तो आप हमसे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसके बारे में बताऊंगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो अनुच्छेद 44 अभी के दृष्टिकोण से, यानी वर्तमान के दृष्टिकोण से बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बन सकता है। यूसीसी, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद हो गया 44 और भाग हो गया क्या चीज? भाग हो गया 4। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 47, पोषण का अधिकार। यहां लिखा हुआ है अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार। अनुच्छेद 47 यहां नहीं दिखाई देता होगा, यहां लिख देता हूं। अनुच्छेद 47 में क्या चीज का जिक्र है? तो अनुच्छेद 47 में जिक्र है पोषण का अधिकार, पोषण का अधिकार। यहाँ पर जितना भी अधिकार मतलब कि जिक्र कर रहा हूं, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको लागू करेगा कि नहीं करेगा, या केंद्र पर डिपेंड नहीं करता है। हम पहले बताया कि ये सब अभी अपरिवर्तनीय है, यानी कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है लागू करे या ना करे। लेकिन किसमें क्या उल्लेख है, मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। पोषण का अधिकार अनुच्छेद 47 और समान नागरिक संहिता सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इस पर स्टार लगा दिया हूं। इस प्रश्न को आप नहीं भूलिएगा। अगर इसको भूल गए तो अभी के दृष्टिकोण से आपका 1 नंबर चला भी जाएगा। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार। अब इसके बाद एक अनुच्छेद है 50। अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है कार्यपालिका और न्यायपालिका में, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण कैसे होगा? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण यानी सेपरेशन
का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से, और ये प्रश्न पर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है क्या कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण यानी सेपरेशन अनुच्छेद 50 के अनुसार किया जाएगा। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। आप ध्यान से सुनो और लिखो, सुन के भी लिखो। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 1000 बार देख सकते हो, यहीं पर पड़ी रहेगी। या नया हो तो सबसे पहले आप मेरे लिए सपोर्ट करो, पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो दुनिया एक पैर पर भी चलती है, लेकिन अगर दोनों पैर साथ दे तो और बात है। तो आप भी सपोर्ट कीजिए और मैं भी तो सपोर्ट कर रहा हूँ, हम भी हेल्प कर रहे हैं, आप भी हेल्प करिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा दोनों के लिए। अब है अनुच्छेद 50 के बाद अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में है क्या चीज? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस। अनुच्छेद 51 में, 51 तक मैंने कहा क्या चीज भाग 4 में है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 हमें चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, अनुच्छेद 51 हमें चिल्ला के बोलती है क्या चीज? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद का नाम है 51। उस अनुच्छेद का नाम है 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। तो मैंने कहा कि भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक का उल्लेख है। जो मेन था मैं उसके बारे में जिक्र कर दिया। अब है भाग 4A। अब देखो यहाँ लिखे हम क्या चीज, आप इसको ढंग से पढ़ सकते हो। भाग 4A। आप कहोगे कि सर ए लिखते हो तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये ए लिखा है तो इसका मतलब कि यह जो है वो किसी न किसी प्रकार के अमेंडमेंट करके यानी संशोधन करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और भाग 4A में मात्र एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है 51A। और 51A संशोधन करके आया है। और एक केमा संशोधन हुआ था तो उस पहले इसमें देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या चीज 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार इसको जोड़ा गया था। सबसे पहली बात आप हमसे यह पूछो कि सर 51A में लिखा हुआ क्या चीज, तो हम कहे थे क्या चीज कि भाग 3 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र भाग 3 में है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में है। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका जिक्र है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा में है? तो वो है 51A। इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख भारतीय संविधान के 51A में है। अब बोल दिए हमें कि यह संशोधन करके आया था, यानी संविधान संशोधन करके आया था, नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, नया भाग बनाया गया था। वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो उस अमेंडमेंट था बाबू 42वां संविधान संशोधन,
42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन के दौरान 42वां संविधान संशोधन के दौरान 42वां संविधान संशोधन के दौरान संशोधन करके अनुच्छेद 51 और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस सबसे बड़ी सवाल उठती है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें एक और प्रश्न बन सकती है, वो प्रश्न को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो कौन सी समिति पर हुई थी? तो वह समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना इस बात को, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह। यहाँ अगर नहीं लिख रही हो तो सुन के लिख लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार वह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में किसके अनुसार? तो वो अनुसार है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो मैंने पूरा के बारे में जिक्र कर दिया, एक बार शॉर्ट में एकदम फास्ट रिवीजन करते हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जिक्र है। अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ये होगा अपरिवर्तनीय नीति निर्देशक तत्व। अपरिवर्तनीय राज्य पर डिपेंड करता है। इससे प्रभावित कौन थे? तो हमारे बापू महात्मा गांधी। ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद 38 बताता है लोक कल्याणकारी राज्य, कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। ये डिपेंड नहीं है, गारंटी नहीं है, अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ। अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। भाग 4A 51A अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र है, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में सरदार सिंह समिति के अनुसार, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 42वां संविधान संशोधन करके 51A जोड़ा गया था। तो मैंने इसको रैपिड फायर रिवीजन भी करा दिया। आपको एकदम आराम से बैठकर देख के नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए और टेस्ट को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, ये गलत हो जाएगी आपके लिए। तो मैं फिर मिलूंगा, आगे कुछ बची हुई है जिसके बारे में जिक्र करने के लिए। तब तक के लिए आप अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, सुंदर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।